आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। हिमाचल प्रदेश में 16 मई को सुजानपुर उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले बीजेपी विधायक नरेंद्र ठाकुर को मंगलवार को विधानसभा में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। उन्हें यह शपथ विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने दिलाई। वहां इस दौरान हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सतपाल सत्ती और अन्य विधायक मौजूद थे। सुजानपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के नरेंद्र ठाकुर ने सोमवार को विधायक पद की शपथ ग्रहण की। विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी बुटेल ने उन्हें शपथ दिलाई। इससे पूर्व विधानसभा पहुंचने पर हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, शिमला से बीजेपी विधायक सुरेश भारद्वाज सहित कई विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष कक्ष में ठाकुर ने शपथ ली। वहीं शपथ ग्रहण करने के उपरांत नरेंद्र ठाकुर राष्ट्रीय और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का आभार करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की विकराल समस्या है, जिन्हें दूर करना उनकी विशेष प्राथमिकता रहेगी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा धूमल जी का कि उनके रहते हुए पहले ही काफ़ी ज़्यादा सड़कों का जाल हमारे क्षेत्र में बिछा है। हमारे क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत समस्या है वो ज़्यादा इरिगेशन की और ड्रिंकिंग वाटर की है। मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि हमारे जो जितने भी गांव हैं उनमें किसी किस्म की पानी की प्रॉब्लम ना रहे और जो लोग बिलो पावर लाइन है उनके विकास के लिए मुझे जो भी प्रयत्न करना पड़ेगा। वहीं इस मौके पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी बुटेल ने अपनी तरफ से नरेंद्र ठाकुर को विधायक बनने की शुभकामनाएं दी। बुटेल ने उम्मीद जताई कि नरेंद्र ठाकुर विधानसभा की गरिमा को बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग देंगे। अभी यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा के इलेक्शन हुए, उसके साथ एक सीट हमारी सुजानपुर की खाली हुई थी। उसमें एमएलए के इलेक्शन भी, बाई इलेक्शन जो है वो होना जरूरी थे और इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा के इलेक्शन के साथ ही वो बाई इलेक्शन भी रख दिया। अभी ये नरेंद्र ठाकुर जी चुनकर आए हैं वहाँ से भाजपा की ओर से और आज उनकी शपथ थी और शपथ लेके वो गए हैं और मुझे पूरी आशा है कि उनका अभी जो जितना समय है उनका एमएलए के तौर पर वो एक बड़ा यूजफुल रहेगा। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से नरेंद्र ठाकुर का मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी अनीता राणा से था। वहीं जहां लोकसभा चुनाव में देश भर में मोदी लहर में अपना जलवा दिखाया, तो वहीं सुजानपुर विधानसभा के उपचुनाव में भी मोदी लहर ने नरेंद्र ठाकुर की जीत को आसान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डे एंड नाइट न्यूज के लिए शिमला से राजेश के साथ मोहित प्रेम शर्मा की रिपोर्ट। वहीं शपथ ग्रहण के बाद नरेंद्र ठाकुर से हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा खास बातचीत में। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक नरेंद्र ठाकुर ने विधायक पद की शपथ ली है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं तमाम बातचीत के लिए। ठाकुर साहब, मेरा पहला सवाल, उम्मीद थी आपको अभी तक कि इस तरह के विधायक, मतलब इस तरह का मौका आपको मिलेगा विधायक बनने का? ऐसा है, मैंने सबसे पहले 1993 में इलेक्शन बतौर बीजेपी का कैंडिडेट से लड़ा था और लगातार उसके बाद हर इलेक्शन मैंने लड़ा है। हर बार कोई ऐसा माहौल बनता था कि मुझे इलेक्शन लड़ने में मजबूर किया जाता था और मुझे आशा थी कि एक दिन जरूर आएगा, जो इस बार माननीय धूमल जी के आशीर्वाद की वजह से, बस सतपाल सत्ती जी के सहयोग की वजह से ये मौका मुझे मिला है और मुझे उम्मीद थी कि एक बार मौका मुझे मिलेगा। क्या मानते हैं आप, कहीं ना कहीं जो मोदी लहर है वो सुजानपुर उपचुनाव में भी काम कर गई, जिसके चलते आपको जीत मिली? ऐसा है, मोदी लहर तो पूरे देश में थी, लेकिन सुजानपुर का इलेक्शन एक अलग इलेक्शन था। विधानसभा का इलेक्शन
सिर्फ हिमाचल प्रदेश तक ही सीमित था, लेकिन फिर भी मोदी जी की लहर का जो असर था वो हमीरपुर में भी था और सुजानपुर कंस्टिट्यूंसी में भी था, और उसका फ़ायदा भी हमें मिला है। दूसरे थोड़ा सा जो उनका प्रचार था, जो नेगेटिव प्रचार था कि भाई प्रदेश की सरकार है, प्रदेश का विधायक चाहिए हमें, और अपोजिशन के विधायक से काम बहुत कम होते हैं, जिन्होंने एक नारा भी दिया था, लेकिन मोदी की लहर के आगे ये भी दब गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी का हमें जो था, जो लहर चली हुई थी, उसका हमें बेनिफिट मिला है। हमारी बात हुई थी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से भी। उनका साफ तौर पर कहना था कि टिकट तो आपकी किस्मत में है, लेकिन शायद जीत नरेंद्र ठाकुर की किस्मत में नहीं है। किस तरह से पलटवार करना चाहेंगे आप? ऐसा है, वीरभद्र सिंह जी भी अपनी जगह कुछ हद तक जो उन्होंने कहा है, जो मैंने पिछले इलेक्शन लड़े हैं, एक इलेक्शन मैंने सिटिंग सीएम के खिलाफ लड़ा था, दूसरा इलेक्शन मैंने सिटिंग सरकार और एमपी का जो लड़ा था अनुराग जी के खिलाफ लड़ा था, उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। एक बार मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था। तो मैंने जो है जितने भी इलेक्शन लड़े हैं बड़े एडवर्स सर्कमस्टांसेस में मैंने लड़े हैं, और इस बार का इलेक्शन जो था वो भी एक एडवर्स हालात है कि प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, और फिर हमने इलेक्शन लड़ा और हमें मोदी जी का भी फ़ायदा मिला। और इससे वीरभद्र सिंह ने जो कहा था वो स्वयं ही गलत हो गया, क्योंकि हम जीत के इस बार आए हैं, तो इस बार टिकट भी मिला और जीत भी हुई। चलिए, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक नरेंद्र ठाकुर, जिनका ये कहना है कि जो मोदी लहर है वो सुजानपुर में भी कहीं ना कहीं काम की है। वहीं जो बीजेपी की अपनी एक लहर हिमाचल प्रदेश में चली, उसका भी फायदा जो है नरेंद्र ठाकुर को इस उपचुनाव में मिला विधानसभा क्षेत्र। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज, शिमला। देश की अगली सरकार का भविष्य तो जनता ने तय कर दिया, लेकिन सरकार बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के अगले मुखिया कौन होने वाले हैं, इस पर अभी भी सवाल बरकरार है। बहरहाल बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए एक नाम जगत प्रकाश नड्डा का भी सामने आ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जेपी नड्डा के नाम के कयास लगाए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश में भी अपने राज्य के नेता को राष्ट्रीय स्तर पर कायम होते देखना चाहती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अब पार्टी के अगले अध्यक्ष की खोज का सिलसिला भी जारी हो गया है। सबके सामने एक ही सवाल है कि राजनाथ सिंह के बाद बीजेपी की कमान किसके हाथ में होगी। इस दौर में कई नाम सामने भी आ रहे हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो इन नामों में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा का नाम फिलहाल सबसे ऊपर चल रहा है। करीब 53 वर्षीय जेपी नड्डा का राजनीतिक सफर भी बेहद लंबा है। कॉलेज के दिनों में ही जेपी नड्डा ने राजनीति में अपना पहला कदम रखा था। इसके बाद वो भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी नड्डा मंत्री पद संभालने के अलावा विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। उधर हिमाचल बीजेपी के नेताओं को भी उम्मीद है कि अगर जेपी नड्डा को बीजेपी का अगला अध्यक्ष बनाया जाता है तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात होगी। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती का कहना है कि जेपी नड्डा को अगर बीजेपी का अगला अध्यक्ष बनने का मौका दिया जाएगा तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। नड्डा जी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी और हिमाचल प्रदेश में एकमात्र पहले व्यक्ति हैं जो पार्लियामेंट बोर्ड के सदस्य बने हैं। तो भाजपा केंद्र की हाईकमान समझती है कि हिमाचल में एक बहुत अच्छा नेतृत्व है। उसी के नाते हमारे लिए यह गौरव का विषय है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी जगत प्रकाश नड्डा जी का नाम मीडिया के माध्यम से हमें सुनने को मिल रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश को जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक अच्छा स्थान मिलेगा, वहीं पर हमारे लिए एक छोटे से प्रदेश के लिए यही बहुत बड़ा मान सम्मान का विषय है कि हमारे व्यक्ति का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो हमारे लिए और भी खुशी का विषय होगा, पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। और उसके लिए हम शुभकामनाएं देता हूं मैं जगत प्रकाश नड्डा जी को। वहीं हिमाचल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद और वर्तमान में शिमला से बीजेपी के विधायक सुरेश भारद्वाज का कहना है कि जेपी नड्डा राजनीति के कद्दावर नेता हैं। वहीं राजनीतिक अनुभव के हिसाब से भी वो काफी आगे हैं। भारद्वाज ने कहा कि अगर जेपी नड्डा बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो जहां इससे हिमाचल का नाम शिखर पर आएगा तो वहीं इससे राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की जो है वो आज सबसे बड़ी पार्टी है। उसका अध्यक्ष बनना जो है वो बहुत जो है वो मैं समझता हूँ कि गौरव की बात है।
ना कि उस व्यक्ति के लिए जो बनेगा, वरन पूरे प्रदेश के लिए भी, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी। तो जगत प्रकाश नड्डा जी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनते हैं तो मैं समझता हूं कि एक युवा चेहरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि वो अगर बन जाएंगे तो जो एक दिशा और दशा भारतीय जनता पार्टी की और सारे देश की राजनीति की आज बदल रही है, उसमें जो है महत्वपूर्ण योगदान वो दे सकेंगे। भाजपा इस ऊंचे पद के लिए नड्डा के नाम की चर्चा पर उत्साहित हैं। नड्डा पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश की राजनीति छोड़कर केंद्रीय राजनीति में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। गौरतलब है कि जेपी नड्डा ने भी पिछले दिनों साफ किया था कि बीजेपी की सरकार बनने पर वह संगठन में ही रहना पसंद करेंगे। शिमला से राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा की रिपोर्ट। जी, नड्डा अध्यक्ष बनते हैं या नहीं ये भविष्य के घर में है, लेकिन अनुराग ठाकुर के वीरभद्र पर हमले जारी हैं। जी हाँ, अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से वीरभद्र के परिवार पर चुटकी ली है। अनुराग ने कहा है कि वीरभद्र पूरे परिवार समेत हमीरपुर में विराजमान रहे और इस बीच वो मंडी सीट हार गए। उन्होंने कहा कि वीरभद्र के भ्रष्टाचार की जांच अब सीबीआई से कराई जाएगी। अनुराग ने प्रदेश में कांग्रेस की हार पर वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग करी है। दिल्ली में राहुल शर्मा ने अनुराग से खास बातचीत की। युवा दिलों की धड़कन हमीरपुर से हैट्रिक लगाने वाले जीत की और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर हमारे साथ हैं। सर, पहले डे एंड नाइट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं अपनी जीत की हैट्रिक लगाने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या प्राथमिकता लेके अब जनता के बीच में जाएंगे? युवा चेहरा है आप। एक अच्छी सरकार देने का वायदा मोदी जी ने किया है, भाजपा ने किया है। सबका साथ, सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत का हमने जो नारा दिया है, पूरे देश में एक अच्छी सरकार देंगे, देश का विकास करेंगे और कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार और महंगाई वाली सरकार थी उससे मुक्ति देश ने दिलाई है। हम विश्वास दिलाते हैं, हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हिमाचल में अक्सर रहा है कि जिसकी सरकार होती है सांसद उसके ज्यादातर रहते हैं, लेकिन इस बार आपने क्लीन स्वीप कर दिया हिमाचल से, किसको श्रेय देंगे? मोदी जी के नेतृत्व को, कार्यकर्ताओं की मेहनतों को और लोगों के विश्वास को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमीरपुर की अगर बात करें तो पूरा वीरभद्र सिंह का परिवार आपको हराने के लिए लगा हुआ था। वो चाह रहे थे कि आपकी सीट हार जाए, लेकिन आपने वहां से रिकॉर्ड वोटों से जीता है। किस तरह से देखे इसे? वीरभद्र जी और उनका परिवार अपना बिस्तरा गोल करके हमीरपुर आया था और मंडी के लोगों ने रानी जी का बिस्तरा गोल करके वहां से भेज दिया। हिमाचल के लोगों ने एक तरफा मन बनाकर काम किया है और मोदी जी के पक्ष में और भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। प्रदेश और केंद्र की कांग्रेस की सरकार को नकारा है। हम विश्वास दिलाते हैं हिमाचल के लोगों को, हिमाचल को पहले से ज्यादा करके देगी तो भारतीय जनता पार्टी करके देगी। वीरभद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, उसकी जांच कराएंगे अब? निश्चित तौर पर उसकी जांच जारी है और सीबीआई उसकी निष्पक्ष जांच करे, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। क्या आधार पर इस्तीफा देना चाहिए वीरभद्र को? बाकी मुख्यमंत्री कह रहे हैं। निश्चित तौर पर जब लोगों ने नकार दिया तो जल्द से जल्द उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्या अनुराग ठाकुर को हम युवा कैबिनेट मंत्री के तौर पर देखेंगे कैबिनेट मोदी जी की में? मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हमीरपुर का सांसद हूं और अपनी भूमिका निभाता रहूंगा। अनुराग जी साफ कह रहे हैं जो भी पार्टी भूमिका देगी वो निभाते रहेंगे और वीरभद्र को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हिमाचल की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है, कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री बने रहने का। कैमरामैन फिरोज खान के साथ राहुल शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज, दिल्ली। सियासत के बाद बात अवैध खनन की। नालागढ़ के एसडीएम और पुलिस के साझा ऑपरेशन में एक बार फिर से इलाके में फल फूल रहे अवैध खनन के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। किशनपुरा के खड्ड में अवैध खनन कर पंजाब की सरहद के साथ लगते पलासी जंगल में पुलिस ने 2 ट्रैक्टरों को अवैध खनन करते हुए पकड़ा। दरअसल सिविल वर्दी में गई पुलिस को ट्रैक्टर पकड़ने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। एसडीएम और पुलिस की इस साझा कार्रवाई से खनन करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया और पुलिस को गाड़ियों को देखते ट्रैक्टर चालक छोड़कर भाग गए। पुलिस मौके से मात्र 2 ट्रैक्टर ही पकड़ पाई और 2 ट्रैक्टर पंजाब की सरहद के साथ लगते पलासी के जंगल से बाद में पकड़े गए। पुलिस ने 58,000 रुपए का इनके ऊपर जुर्माना किया है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, नालागढ़ में अवैध खनन फल फूल रहा है। इसका एक और मामला सामने आया है। किशनपुरा खड्ड का यह मामला है। किशनपुरा खड्ड में अवैध खनन कर रहे पंजाब की सरहद के साथ लगते पलासी जंगल में पुलिस ने 2 ट्रैक्टरों को अवैध खनन के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। सिविल वर्दी में पुलिस गई हुई थी और इस दौरान उन्हें ट्रैक्टर पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। एसडीएम और पुलिस की इस साझा कार्रवाई में खनन करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने इस सिलसिले में 4 ट्रैक्टर पकड़े हैं।
और इन लोगों को पुलिस ने 58,000 रुपए का जुर्माना किया है। दो गांव में हमने छापेमारी की, एक किशनपुरा गांव और एक पलासी जंगल करके, यहाँ पर पंजाब बॉर्डर पे एक जगह है। क्योंकि माइनिंग एक्टिविटी एनवायरनमेंट के लिए बड़ी ख़तरनाक है, इसको देखते हुए मैंने टीम को हेड किया और 4 गाड़ियाँ इसमें पकड़ी हैं। 58,000 रुपीज़ का इनको चालान कर दिया गया है और स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी गई कि यदि फिर ये दोबारा माइनिंग में संक्षिप्त पाए गए तो इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च की जाएगी। इस मामले पर बात करने के लिए जगत मौजूद हैं हमारे साथ नालागढ़ से। जगत, पुलिस के तमाम कार्रवाइयों के बावजूद भी अवैध खनन वहां पर जारी है। अवैध खनन की बात करें तो सत्सा नदी है। आज एसडीएम नालागढ़ को एक गुप्त सूचना के आधार पर किशनपुरा नदी और पलासी गांव के पास पता चला था कि अवैध खनन हो रहा है। तो उन्होंने मौके पे पुलिस को साथ लेकर उसको तो मौके पे पहुंचकर किशनपुरा और पलासी के जंगलों से 4 ट्रैक्टरों को अपने कब्जे में लिया और उनको 58,000 रुपए जुर्माना किया है। जी रूपक। जगत, जानना चाहेंगे आपसे, इस इलाके में अवैध खनन बहुत पहले से जारी है, सरकारें और लोकल जो प्रशासन है वहां का वो दावे करता है, रुक क्यों नहीं पा रहा ये अवैध खनन? क्या वजह है इसके पीछे? जी रूपक, को बताना चाहता हूँ, इसमें सबसे बड़ी शाय पॉलिटिशियनों की है। जितने भी यहाँ पे अवैध तौर से खनन चल रहा है, जिसमें कुछ कांग्रेसी लीडर भी हैं, कुछ बीजेपी के लीडर भी हैं, मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन दबाव के कारण ये चल रहा है सारा। बहुत बहुत धन्यवाद जगत इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को बता दें, नालागढ़ में अवैध खनन का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस और एसडीएम की साझा ऑपरेशन में 4 ट्रैक्टरों को पकड़ा गया है। पुलिस वाले सिविल वर्दी में थे, सादी वर्दी में थे, जिसके चलते उन्हें इन ट्रैक्टरों को पकड़ने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। किशनपुरा खड्ड के पास अवैध खनन चला हुआ था, जहां से इन्हें पकड़ा गया। पुलिस ने इनके ऊपर जो अवैध खनन कर रहे थे 58,000 रुपए का जुर्माना किया है। तो ये नालागढ़ का मामला था, जहां पर अवैध खनन की घटना सामने आई है। पुलिस ने मौके से 4 ट्रैक्टरों को पकड़ा और उनके ऊपर 58,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ये कोई पहली घटना नहीं है यहाँ की। सोलन जिले के कुनिहार के जवाहर नवोदय विद्यालय के +2 को कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र की मौत के मामले ने फिर से तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। सुमित की आखिरी यादें लेने पहुंचे बेबस मां ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वो इस मामले में वास्तविकता को छुपा रहे हैं। यह है अर्की उपमंडल के तहत कुनिहार में पढ़ने वाले जवाहर नवोदय विद्यालय की तस्वीर। इस स्कूल में जमा 2 कक्षा का छात्र सुमित संदिग्ध परिस्थितियों में पानी के टैंक में मृत पाया गया था। जवाहर नवोदय विद्यालय से सामान के रूप में सुमित की आखिरी यादें लेने पहुंचे बेबस मां बाप को स्कूल प्रबंधन ने परिसर में घंटों इंतजार करवाया। बाद में उसी सामान को देने से इनकार करके बैरंग वापस लौटा दिया। बेटे को खोने वाली जंसिता देवी ने स्कूल पर गंभीर आरोप लगाया। उनके मुताबिक उनके बेटे का सामान स्कूल से गायब कर दिया गया है। इससे मौत के कई राज खुल सकते थे। उनका दावा है कि उनके बेटे ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई है। आज जैसे हमारे बेटे को किया, जैसे यहाँ कोई उसका है नहीं, लवारिस लाश के जैसा पुलिस निकाल के चुपचाप से ले गई। माँ बाप यहाँ आके रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन पुलिस वालों ने एक नहीं सुनी। माँ का नहीं सुने, अपना बाप का सुना और पुलिस चुपचाप से लाश को लेकर चले गई। क्या टीचर यहाँ की बड़े थे माँ बाप से? मैं बोलती हूँ माँ मैं थी, मेरे को क्यों नहीं दिखाए? मैंने बोला मेरे को मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बेटा चाहिए, एक बार दिखाओ, लेकिन किसी ने मेरा रिक्वेस्ट नहीं सुना, मेरा बात नहीं मानी और दिखाया ना, और चुपचाप से रातों रात पुलिस लेके यहाँ से लाश गायब कर दिया। ये चोरी ले गए तो इसका मतलब क्या है? ये साजिश है सर, मैं तो बोलती हूँ साजिश है। मेरा बेटा आत्महत्या कर ही नहीं सकता है, इसका कोई ना कोई यहाँ राज है। मृतक सुमित की माता जंसिता देवी ने विद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल प्रशासन उन्हें सहयोग नहीं कर रहा। उन्होंने दावा किया कि सुमित की निजी डायरी से मौत के मामले में अहम सुराग मिल सकते हैं। इससे दोषियों तक पहुंचा जा सकता है। उनका आरोप है कि जब स्कूल प्रशासन से इस बारे में बातचीत की जाती है तो उनके बेटे की मौत पर हंसा जाता है।
हम यहाँ अपने बेटे के पूछताछ के लिए आए थे। हमारे बेटा का इंसाफ चाहिए था हमारे को। हम इंसाफ के लिए आए थे। यहाँ आके पूछे तो यहाँ टीचरों ने मजाक उड़ाया, हंस रहे हैं। हमारे को कोई सच्चाई नहीं बता रहे हैं। हम कैसे इसका विश्वास करें कि हमारा बेटा सुसाइड किया है। हमने जब इस संवेदनशील मसले पर विद्यालय की उप प्रधानाचार्य उमा डोगरा से बात की तो उन्होंने इस मामले में सिर्फ कमेटी का हवाला ही दिया। सर, इंक्वायरी तो चल रही है। हमारी रिपोर्ट जो है, जो आई थे हमारी कमेटी 3 मेंबर्स की डिपार्टमेंट की, उसने हेडक्वार्टर को सबमिट की है। अब वहाँ से कब किस पर क्या एक्शन होगा वो डायरेक्ट ही पता चलेगा। हम तो हंस ही नहीं रहे हैं, ना स्टाफ हंस रहा था ना कोई। कहने के लिए तो अब कुछ भी कह लेंगे। करीब 20 दिनों पहले जमा 2 के छात्र सुमित का शव विद्यालय के टैंक में मिला था। प्रबंधन ने उसके शव को पानी के टैंक से बरामद किया था। मौत की जांच के लिए विद्यालय में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी द्वारा कोताही की गाज 2 शिक्षकों पर गिराई गई। एक और जहां परिजन इसे हत्या मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रबंधन और पुलिस इससे इनकार कर रही है। हालांकि मौत के कारण तलाशे जा रहे हैं। सोलन से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। तो हिमाचल समाचारों में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।